नमस्कार, राम राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोहन राकेश जी का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। यह कालिदास के विषय में है और मोहन राकेश जी का भी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं और पढ़ते हैं मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन। सबसे पहले इस नाटक के विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश जी का यह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है। 1971 में मनी कॉल के निर्देशन में इस पर आषाढ़ का एक दिन फिल्म भी बनी, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। यह नाटक कालिदास जी की कीर्ति और उन्हीं के जीवन पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की जो कथा वस्तु है संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाटककार कालिदास के विषय में है। आषाढ़ का एक दिन इसमें प्रमुख पात्र हैं कालिदास, अंबिका, मल्लिका, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, रंगिनी, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक, प्रियंगु, मंजरी। यह एक नाटक है तो उतने विस्तार में हम नहीं बल्कि शॉर्टकट में ही इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कहानी शुरू होती है। आषाढ़ का एक दिन यह जो है कवि कालिदास के विषय में है, जो कि कश्मीर के शासक के रूप में मात्रगुप्त के रूप में वे प्रसिद्ध हैं इस कहानी में। यानी कि इस कहानी में इनका नाम ही मात्रगुप्त है, जो कि कश्मीर के शासक हैं। मल्लिका और कालिदास के बीच में प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है, जिसको यहाँ पर मोहन राकेश जी बताते हैं। उन्होंने यह इस कहानी में सिद्ध कर दिया कि जीवन में भावना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जीवन तो यथार्थ में ही जीना होता है, यानी कि हमें समय के साथ चलना पड़ता है। यह नाटक त्रिखंडीय यानी 3 खंडों में विभक्त है। कालिदास पहले खंड में हिमालय में स्थित अपने गाँव में शांति से जीवन बिताते हैं और उनकी कला वहाँ पर विकसित होती है। वहीं पर उनकी प्रेमिका मल्लिका के साथ उनका प्रेम संबंध भी बढ़ता है। नाटक का दृश्य अब यहाँ पर बदलता है। उज्जैन के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं कालिदास से मिलने के लिए और उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो सम्राट हैं उनके दरबार में चलने के लिए उनसे कहते हैं कालिदास को। कालिदास असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, उन्हें गाँव में ही रहना चाहिए या फिर राजा के दरबार में जाना चाहिए। एक तरफ उनका सुंदर और शांति भरा गांव था, लेकिन दूसरी तरफ उज्जैनी के दरबार में प्रश्रय पाकर उन्हें महानता का अवसर उन्हें मिलने वाला था। विक्रमादित्य के आश्रय में उन्हें महत्वपूर्ण और महान बनने का अवसर मिल रहा था। कथा का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा से होती है। मल्लिका कालिदास को भावनात्मक धरातल पर सच्चा और पवित्र प्रेम करती है, यानी कि दोनों का प्रेम जो है पवित्र है। उनका प्रेम बलिदान का प्रतीक चिन्ह है और वह उन्हें महान होते हुए देखना चाहती है। मल्लिका का प्रेम निस्वार्थ है। वह उन्हें उज्जैनी जाने के लिए कहती है कि आप उज्जैन में चले जाइए। कालिदास भारी मन से उज्जैन चले जाते हैं। मल्लिका की माता का नाम अंबिका है और वह भी कालिदास को जाने में कुछ प्रेरित करती है। वो कहती है कि यथार्थ की पूर्ति के लिए जीवन में जो भी चाहते हो उसकी पूर्ति करने के लिए केवल भावना ही काम नहीं करती, उसे करना भी पड़ता है। उनका कहने का मतलब है कि जब भी समय हमें अवसर प्रदान करती है, हमें प्रसिद्ध और ख्याति मिलने का जब समय देती है, तब उसे हमें ठुकराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय के साथ हमें आगे चलना चाहिए। उस प्रसिद्धि और अवसर को हमें चुनना चाहिए। उसे से ही हमारा जीवन आगे अच्छे से सुखमय हो सकता है। हम केवल सोचें कि यह चीज हमें चाहिए तो वो हमें मिलने वाली नहीं है और वो मिल नहीं जाता, बल्कि उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। और इस प्रकार से वे भी उन्हें उत्साहित करती हैं कालिदास को उज्जैन जाने के लिए। मल्लिका की माँ होने के नाते अंबिका को यह थोड़ा मन में दुख जरूर रहता है कि कालिदास और मल्लिका का विवाह नहीं हुआ। वह यह जानती थी कि अंबिका के मरने के बाद मल्लिका का क्या होगा, लेकिन कालिदास के जीवन में ख्याति आई, उसकी प्रसिद्धि हो, वह यह भी चाहती थी और इस वजह से कालिदास को जाने के लिए दरबार में उसे प्रोत्साहित करती है। कालिदास उज्जैनी में राजकवि के रूप में बुलाए जाते हैं, यानी कि उन्हें राजकवि का दर्जा मिलता है। कहा उज्जैनी विक्रमादित्य के दरबार में। आचार्य वररुचि उन्हें लेने के लिए आते हैं। वररुचि महत्वपूर्ण आचार्य माने जाते हैं। नाटक के अब दूसरे खंड में यह पता चलता है कि कालिदास की कीर्ति बढ़ती जाती है। वे महान पर महान बनते जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि चारों जगह होती जाती है। उनका विवाह राजकन्या प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। अब कालिदास को वह अपना हिमालय का गांव ये सारी चीजें याद नहीं रहती। वे अपने उज्जैन में ही घुल मिल जाते हैं। उन्हें वहाँ की याद नहीं आती और वे सारा कुछ भूलकर वहाँ पर प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेते हैं। कहाँ? उज्जैनी में ही। गांव में मल्लिका दुखी होती है, वे अकेले रह रही होती है।
कालिदास को कश्मीर का राज्यपाल बना दिया जाता है। अब उज्जैन में कालिदास ने विवाह कर लिया। अब गांव में बेचारी मल्लिका अकेले ही रह रही है, दुखी है, कालिदास की याद में है। अब कालिदास को कश्मीर का राज्यपाल बना दिया जाता है, क्योंकि वह उज्जैन में दरबारी थे और वहीं आश्रम में रहते थे, बहुत बड़े कवि हो गए थे, उनका लोक प्रसिद्धि बहुत था। इस वजह से उन्हें कश्मीर का ही राज्यपाल बना दिया जाता है। किसने बनाया? विक्रमादित्य ने। अब वहां पे वे मल्लिका के गांव में आते हैं। अब जब कश्मीर का राज्यपाल बनाया जाता है तो कालिदास वहां जाते हैं कश्मीर में और मल्लिका के गांव में आते हैं, जहां मल्लिका और वे लोग रहते थे। लेकिन कालिदास मल्लिका से नहीं मिलते। वे जानते थे, वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे नजरें कैसे मिलाएं, तो उन मल्लिका से वे नहीं मिलते। प्रियंगु मंजरी जो है मल्लिका के घर जाकर उससे मिलती है, लेकिन उनकी पत्नी, कालिदास की जो पत्नी है प्रियंगु मंजरी, वो मल्लिका के घर जाती है और उनसे मिलती है। वह मल्लिका से सहानुभूति जताती है और कहती है कि वह उसे अपनी सखी बना लेगी, यानी कि दोनों के बीच में बातचीत बहुत होती है और उसका विवाह किसी राज सेवक के साथ करवा देगी। वह मल्लिका से बातें करती है, उसे अपनी सखी बनाती है और कहती है कि उसका विवाह किसी राज सेवक, यानी कि उनके राज दरबार में बहुत सारे सेवक हैं, तो उनसे किसी के साथ करवा देगी। और इस प्रकार से बातें करती है वे, लेकिन मल्लिका जो है विवाह के लिए साफ मना कर देती है। मल्लिका कालिदास को भूल नहीं पाती है और इस वजह से वह मना कर देती है। ये तो था दूसरा खंड में सारी बातें चल रही हैं। अब तीसरे खंड में, अंतिम खंड जो है, उसमें कालिदास गांव में अकेले ही आता है। वे अकेले ही, कालिदास जो है अकेले ही आते हैं और यह खबर मल्लिका को मिलती है। कालिदास को कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया है, ये भी मल्लिका को पता चलता है, लेकिन वह सब कुछ त्याग कर यहाँ आ गया है। अब तीसरे खंड में सारा कुछ कालिदास ने सब कुछ छोड़कर वह फिर से मल्लिका के गांव कश्मीर आ गया है। वह पहले राज्यपाल था कश्मीर का, लेकिन वह सारा पदवी छोड़कर वह कश्मीर आ गया है। समय का चक्र चलता है, मल्लिका की माँ अंबिका की मृत्यु हो जाती है। मल्लिका अब अकेले पड़ जाती है, उसके साथ अब कोई नहीं है। वह विवशता में ही, यानी कि उसे मन तो था नहीं, लेकिन माँ मर गई है, वह अकेले कैसे जीवन व्यतीत करेगी। इसलिए निस्सहाय होकर मल्लिका को शादी करना पड़ता है। किसके साथ? विलोम के साथ। अब विलोम उसका पति है और उसकी एक पुत्री है, दोनों से एक बेटी हुई है उनकी। कालिदास मल्लिका से मिलने के लिए अब आता है। अब कालिदास को मल्लिका की बहुत याद आती है और वह मल्लिका से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर जब मल्लिका के जीवन की ये सारी बातें कालिदास को पता चलती है तो कालिदास बहुत निराश हो जाते हैं और निराश होकर वो वहां से चला जाता है। नाटक इसी जगह समाप्ति पर पहुंचता है। नाटक यही खत्म होता है। अब इस नाटक में समझने वाली बात यह है कि इस नाटक में द्वंद्व को बहुत अच्छे से मोहन राकेश जी ने दिखाया है। ग्राम परिवेश की निश्चलता, यानी कि मल्लिका, उसका प्रतीक चिन्ह है और दूसरा है राजसी ठाट बाट। उज्जैनी के बीच फंसे व्यक्तित्व का अंतर्मन दिखाई पड़ता है। कालिदास उस उज्जैनी में जाकर फंस गए हैं, वहाँ भूल चुके हैं वह सारा कुछ, अपना जीवन। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मल्लिका का समर्पण, मल्लिका का निस्वार्थ प्रेम और कालिदास के लिए उनका त्याग जो है वह कथा का भावनात्मक आधार है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विलोम का पात्र। विलोम कालिदास के विपरीत है। विलोम एक यथार्थवादी है, यानी कि एक सच्चाई है और कड़वे सत्य का प्रतीक है, जो कि कालिदास की विफलताओं को, उनकी कमियों को उजागर करता है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है समय का चक्र। इस नाटक में समय का चक्र हमें दिखाई पड़ता है कि अंत में कालिदास को जब वापस वह अपने गांव लौटता है तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। यह नाटक समय की क्रूरता दिखाता है, यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो समय आती जाती रहती है और साथ में ही मनुष्य की विफलता, विवशता भी दिखाई पड़ती है। यह सारी चीजें इस नाटक में बहुत अच्छे से मोहन राकेश जी ने हमें बताया है। यह नाटक यह भी दर्शाता है कि कालिदास की महानता पाने के लिए कालिदास और मल्लिका को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब कालिदास मल्लिका को छोड़कर उज्जैन में बस जाते हैं तब कालिदास की ख्याति और प्रसिद्धि, रुतबा सभी जगह बढ़ जाते हैं और लेकिन उनकी जो सृजन शक्ति है वह चली जाती है, यानी कि उनमें अब वह कला नहीं रही। उनकी पत्नी प्रियंगु मंजरी इस प्रयास में जुटी रहती है कि उज्जैनी में ही कालिदास के इर्द गिर्द उसके गांव जैसा ही वातावरण मिलता रहे, लेकिन वह स्वयं मल्लिका नहीं बन पाती। यानी कि कालिदास की पत्नी भी वह जानती है कि कालिदास को यहाँ पर गांव जैसा माहौल नहीं मिल रहा है, पर वह इन सारी चीजों में वह स्वयं मल्लिका नहीं बन पाती। वह कालिदास का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती और नाटक के अंत में जब कालिदास की मल्लिका के साथ अंतिम बार बातें होती हैं तब कालिदास मानता है कि तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वह कालिदास नहीं जिसे तुम जानती थी। यानी कि
उन्हें बहुत अफसोस होता है और वे मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि जो मल्लिका के आगे जो खड़े हैं और जो बातचीत कर रहे हैं, जो वापस अभी लौटे हैं, वे अब कालिदास पुराना वाला नहीं रहा, वह बदला हुआ अनजान कालिदास है। यह नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था। जयशंकर जी इसकी बड़ाई करते हुए कहते हैं, उन्होंने स्कंदगुप्त नामक अपनी रचना लिखी, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा अनुमान था कि मातृगुप्त कालिदास तो थे ही, परंतु द्वितीय और काव्यकर्ता कालिदास, यानी कि काव्यों के जो रचनाकार हैं वो कालिदास थे, मातृगुप्त के रूप में वे विख्यात हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें इतिहास के सर्वोच्च रचनाकार के विषय में कहानी रची गई है। और अंत में आपसे प्रश्न पूछूंगी। आज का प्रश्न है, अंधा युग किनकी रचना है? आपको इसका उत्तर देना है और कमेंट में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।